देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज चतरा आजकल चतरा जिला के 4 तहसील में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हो भी क्यों नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जब घर बार ही नहीं बचेगा तो क्या रह जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या हम लोगों को अपना घर बार सब छोड़ देना होगा। क्या हमारे पूर्वजों की ज़मीन अब नहीं रहेगी। क्या ज़मीन का अधिग्रहण कर सरकार सेना को दे देगी। क्या गांव के गांव खाली करवा दिया जाएगा, और अगर खाली करवाती है तो सबको कहां और कैसे बसाया जाएगा। लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, या सिर्फ मुआवजा देकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। आइए आपके सब सवालों का जवाब देने और इस बारे में समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। आपके मन में जो भय बन रहा है या जो हो गया है उसके बारे में सब चीज़ विस्तार से समझाते हैं। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज चतरा झारखंड का अवधि विस्तार हेतु जो पत्र जारी किया गया है, पहले आप वो सुनिए। विषय प्रकाशन के संबंध में सरकार के अवर सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक 2037 दिनांक 13/5/2022 युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज चतरा झारखंड के अवधि विस्तार हेतु चतरा अंचल के 50 मौजा, अंचल हंटरगंज के 107 मौजा, अंचल इटखोरी के 47 मौजा एवं अंचल कान्हाचट्टी के 117 मौजा की भूमि को फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 चैप्टर 2 फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस के सेक्शन 9 के तहत अधिसूचित क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरण विविध प्रपत्र में तैयार किया गया है और संलग्न है। अतः निर्देश दिया जाता है कि देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज चतरा झारखंड का अवधि विस्तार हेतु चतरा जिला अंतर्गत संबंधित भूमि के विवरणी विहित प्रपत्र में उक्त मौजा से संबंधित किसी व्यक्ति संस्था को आपत्ति हो तो अपना आपत्ति प्रकाशन के तिथि से 60 दिनों के अंदर जिला राजस्व शाखा चतरा में दर्ज करा सकते हैं। यह नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था जिला उपयुक्त कार्यालय से था। इस नोटिफिकेशन में जो शब्द इस्तेमाल हुए वो है अवधि विस्तार का, मतलब पहले से जो है उसी का विस्तार होगा। दूसरा यह है कि नोटिफिकेशन ही पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसमें जमीन का अधिग्रहण होगा या नहीं, गांव को खाली करवाया जाएगा या नहीं। तीसरा, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चाहिए कि पूरी स्पष्टता के साथ सब चीज़ें जारी करें। आधा अधूरा नोटिफिकेशन जारी कर जनता में डर और दहशत का माहौल जो बन रहा है उसे साफ करें। चौथे, कि जिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सफाई और क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए, चूँकि ये मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। इसमें अपनी भूमिका साफ करना चाहिए कि किस रूप में सेना फायरिंग प्रैक्टिस होगा, कैसे होगा, सब पर सफाई देना चाहिए, क्योंकि जनता में बहुत उबाल और आक्रोश है इस बात को लेकर। यह तो नोटिफिकेशन में जो था, अब आपको बताते हैं इस बारे में और आपको पूरा क्लियर समझाते हैं जो जानकारी मेरे पास है। एक पूर्व सेना के अधिकारी से बातचीत पर यह सब आधारित है। अब आप थोड़ा सा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को समझिए। यहाँ भी जैसा आज यहाँ जो पत्र जारी किया गया है, ठीक उसी तरह से वहाँ 1964 में पहली बार नोटिफाई किया गया था और तब से वहाँ ग्रामीण इसका विरोध और आंदोलन चला रहे थे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज 11 मई 2022 तक अवधि था, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नोटिफिकेशन को अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। तब यहाँ एक सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है कि जब आप नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का एक्सटेंशन देने से मना कर दिए और नहीं दिए, फिर किस तरह से आप चतरा में देने के लिए स्वीकृति दे दिए। मतलब एक जैसा राजनीति करके अपना वोट साधिए और फिर दूसरे तरफ साधने के लिए फिर से धरना प्रदर्शन, यात्रा, पदयात्रा, ज्ञापन दीजिए और फिर जनता को दिखाने के लिए उनसे हमदर्दी लेकर
विस्तार पर रोक लगा दीजिए। चाहे नेतरहाट हो या चतरा या लातेहार, इन सब में पिसता कौन है? राज्य की जनता, जिला की जनता और जिसके साथ बीतता है वहाँ की जनता। आप लोग तो राजनीति रोटी सेकते रहते हैं, सिर्फ तवा और चूल्हा का मुंह घुमा देते हैं। चाहे पिछले 29-30 सालों से नेतरहाट में सेक रहे थे, अब चतरा में सेकेंगे। नेतरहाट पहाड़ी के पास 245 गांवों की जमीन को सेना की फायरिंग प्रैक्टिस के लिए नोटिफाई किया गया था और चतरा में 321 गांवों का किया गया है। मतलब साफ है, नेतरहाट की जगह चतरा को बलि चढ़ा दी गई या बलि चढ़ाया जा रहा है, जैसा नोटिफिकेशन या नोटिफाई जो अभी जारी किया गया है या दिया गया है। नेतरहाट में पहली बार 1964 में उस इलाके को फील्ड फायरिंग रेंज के तौर पर नोटिफाई किया गया था, जिससे अब तक लगातार विस्तार मिल रहा था। इसके पहले आखिरी बार 1999 में तत्कालीन बिहार सरकार ने इस फील्ड फायरिंग रेंज को वर्ष 11 मई 2022 तक के लिए विस्तार देने की अधिसूचना जारी की थी। सेना को फायरिंग प्रैक्टिस के लिए नेतरहाट के आसपास के गांवों की जमीन देने के विरोध में ग्रामीण का आंदोलन 1993 से संगठित तौर पर चला आ रहा था, जो कि 2022 में कामयाब हुआ और अवधि विस्तार पर रोक लगाई गई। सेना की टुकड़ियां वर्ष 1964 से 1994 तक यहां हर साल फायरिंग और तोप दागने की प्रैक्टिस के लिए आती रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि फायरिंग और तोप दागने के दौरान उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। वो कहते हैं, सेना के अभ्यास के दौरान 30 ग्रामीणों की जान गंवानी पड़ी। कई महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घटी। इनमें से 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी। 3 लोग पूरी तरह अपंग हो गए। अनगिनत वन्य प्राणियों और मवेशियों की मौत हो गई। फसलों को भारी नुकसान हुआ। इलाके का वातावरण बारूदी गंध से दूषित होता था और होता हुआ है। हालांकि 1994 में ग्रामीणों के जोरदार आंदोलन के बाद से सेना ने यहाँ फायरिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन लोग इस बात को लेकर हमेशा डर रहता था कि फायरिंग रेंज का नोटिफिकेशन एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की नोटिफिकेशन की अवधि 11 मई 2022 को समाप्त हो गई थी, लेकिन इस संबंध में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। 17 अगस्त की शाम झारखंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित यानी नोटिफाई करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो क्या अब उसी की भरपाई के लिए नेतरहाट में खारिज कर चतरा में जगह दिया गया है या दिया जाएगा या दिया जा रहा है? अब आपको एक पूर्व सेना के अधिकारी से बातचीत के आधार पर सब कुछ बताते हैं। उनका नाम और पहचान गुप्त रखा गया और स्क्रीन पर गांव और तहसील का नाम आपको चलता रहेगा, जो आप पढ़ सकते हैं। हर एक गांव का नाम ले पाने में समय बहुत लगेगा। सेना प्रैक्टिस के लिए जाती है तो क्या पूरा गांव खाली करवा दिया जाएगा और वहां की जमीन अधिग्रहण किया जाएगा? इस पर वो कहते हैं कि गांव को खाली नहीं करवाया जाता है, सिर्फ उस क्षेत्र में एक सर्टेन टाइम के लिए लोगों को आने जाने पर रोक रहता है। अभी तक मेरे अनुभव में जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, पर इसमें मवेशियों को कुछ नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो जंगल में चारा चरने जाते हैं। इसमें एक बात और है, और वो बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए किसको दिया जा रहा है, आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को। अगर आर्मी को दिया जाता है तो सिर्फ वर्ष में एक बार ये प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और अगर ये पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाता है तो फिर वो हर एक सर्टेन टाइम के बाद आते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनको अपना पुराना सामग्री खत्म करना होता है नया आने के बाद, जिनके चलते उन्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। और अगर ये फील्ड फायरिंग रेंज दोनों को दिया जाता है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को, तो फिर ये सालों भर चलता रहेगा। इससे फसल की जो नुकसान होता है वो हर साल मुआवजा दिया जाता है और मुआवजा मिलता रहता है। जब सेना प्रैक्टिस के लिए जाती है उससे पहले लोकल थाने को पत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है, उसके बाद थाने से क्लियरेंस मिलता है, फिर जाकर प्रैक्टिस शुरू होता है और लोकल पुलिस को उस स्थान पर अपने जवान को
ड्यूटी पर तैनात करनी होती है, जिससे उधर कोई आ जा नहीं पाए। कभी कभी तो सेना के जवान भी ड्यूटी में लगे होते हैं। मान लीजिए आपको इस पीरियड में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वैसे में निकलना थोड़ा टफ हो जाता है अगर उस रूट में जाना हो तो। एक सवाल और मैंने किया, फायरिंग के समय कितने ग्रामीणों की जान चली जाती है। इस पे वो कहते हैं कि जब फायरिंग होता है तो 90% गोला अपने टारगेट पर ही गिरता है। इसमें अगर कुछ इधर उधर गिरता है फिर भी आबादी क्षेत्र में नहीं गिरता है, वो हमारे रेंज में ही गिरता है, हमारे रेंज से बाहर नहीं जाते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्रामीण मजदूरी छोड़कर गोला चुनने चले जाते हैं। जो गोला पूरी तरह से उड़ जाता है उसमें बारूद नहीं रहता है, लेकिन जो गोला पूरी तरीके से उड़ नहीं पाता है उसमें बारूद बचा रह जाता है। ग्रामीण उसको उठाकर अपने घर या गांव लेकर आ जाते हैं, फिर उसको ठोक पीट कर बारूद निकालने लगते हैं ताकि उस मेटल को बेचा जा सके। इसी क्रम में कुछ कुछ गोला उड़ या फट जाता है, फिर उसमें आसपास लोगों को नुकसान और जान तक चली जाती है। जो गोला बिल्कुल नहीं फटता या उड़ता है उसे सेना खुद ही खोज कर उसमें आईडी लगाकर उसे नष्ट या उड़ा देती है। जिस क्षेत्र में गोला गिरता है उस क्षेत्र को लाल रंग के झंडे से घेरा हुआ रहता है। इसी क्षेत्र और जगह पर गिरेगा। और जब सेना प्रैक्टिस करके वापस जाती है तो फिर थाना से क्लेरिफिकेशन लेती है। उसके बाद उस जगह को सेना छोड़ करके वापस जाती है। ये तो पूर्व अधिकारी के बातचीत पर थी। अब आपको बताते हैं इस क्षेत्र में कितने लोग आते हैं और क्या अभी हम लोग कर सकते हैं। विपत्ति से बचने के लिए आपत्ति जरूरी है। अब आपको या हम लोग को क्या करना है, अगर ये सब से बचना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति दर्ज कराएं ताकि इसे फायरिंग रेंज ना बन सके। नोटिफाई के दिन से सब लोग के पास 60 दिन का समय मिला है। इसमें जितना अधिक से अधिक लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और फायरिंग रेंज बनने की संभावना कम रहेगा। तो आपत्ति दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़े। एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर ले और जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं उनका अंगूठा का निशान ले और इसे जिला राजस्व शाखा में जमा करा दें। अब आप ये 4 तहसील का पूरा वहाँ की जनसंख्या और आबादी को समझे और देखें कि वहाँ कितना है। टोटल इसमें 1,69,370 लोग आएंगे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस आंकड़े के मुताबिक चतरा अंचल में टोटल 27,420, महिला उसमें 13,365, पुरुष 14,085, इटखोरी अंचल में 21,913, महिला 10,934, पुरुष 10,979, कान्हाचट्टी में 61,293, महिला 29,929, पुरुष 31,364। हंटरगंज अंचल में टोटल 58,714, महिला 28,620, पुरुष 30,094। जब मैं यह सब आंकड़ा निकाल रहा था तब एक बात और मुझे इसमें दिखा जो आपके सामने रख रहे हैं। सभी अंचलों में पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है। आप देखिए इन चारों अंचलों का, चतरा अंचल में 720 पुरुष ज़्यादा है, हंटरगंज अंचल में 1474 पुरुष ज़्यादा हैं, इटखोरी में 45 पुरुष ज़्यादा हैं और कान्हाचट्टी में 1435 पुरुष ज़्यादा हैं। जितने गांव को इसमें दिया गया है वही सब गांव के अनुसार ये सब आंकड़ा निकाला हूँ, जो कि यह भी एक सोचनीय विषय है। इतना अभियान चलाने के बाद भी महिलाएं कम हैं। इस पर भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है फील्ड फायरिंग रेंज के साथ साथ। और आखिरी में फिर वही बात, विपत्ति से बचने के लिए आपत्ति दर्ज कराना है। विपत्ति से बचने के लिए आपत्ति जरूरी है। धन्यवाद।